नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीरीज़ के अंदर। आज हम लोग देखिए बात करेंगे वो है ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस के ऊपर। इसलिए पहले मैंने मशीन लैंग्वेज के बारे में भी बताया आप लोग को, और पिछले कई वीडियोस में मैंने हाई लेवल लैंग्वेज और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी जिक्र किया है। तो चलिए इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, किस लैंग्वेज को कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज देखिए, जो ऐसा लैंग्वेज, एक तो ये लैंग्वेज जो है सिंपल होता है, ऐसा लैंग्वेज जो सिंपल हो, साथ ही साथ में यूज़र के फ्रेंडली हो, यानी कि यूज़र से काफ़ी घुला मिला लैंग्वेज बोल सकते हैं। जो यूज़र से काफ़ी घुला मिला लैंग्वेज हो, यूज़र के आसानी से समझ में आ जाए, वैसे लैंग्वेज को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यानी पहला सिंपल हो, सरल हो, साथ ही साथ यूज़र के साथ, यानी जो भी यूज़र प्रोग्रामिंग करेगा उसके साथ वो प्रोग्राम यानी कि वो इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर के लैंग्वेजेस उसे आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए इसे कैसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज होता है और ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। दूसरी बात मैं करूँ तो ये एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, यानी किसी भी मशीन यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये हाई लेवल लैंग्वेज काम करता है, इसीलिए इसे कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का कहने का मतलब इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम दिस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल वर्क, इसका कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल लैंग्वेज सिंपल होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। और तीसरी जो सबसे बात है जो इसे समझने में आपको काफ़ी आसानी देगा, ये देखिए क्वाइट सिमिलर होता है। किसके? ये लैंग्वेज क्वाइट सिमिलर होता है इंग्लिश लैंग्वेज की। जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात जो कर रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर है, यानी क्वाइट सिमिलर है, कुछ मिलता जुलता फैक्ट है। यानी कि हम मानते कि अप्रॉक्सीमेट या 60-70% ये मिलता जुलता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इंग्लिश में लिखना क्या है, हमें इंग्लिश में लिखना है। अभी इंग्लिश में हमें लिखना है, चलिए एक फॉर्मूला लिखना है। इंटरेस्ट इक्वल टू, बताइए क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट बाय 100, ये होता है क्या? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला वैल्यू निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। अब मानिए इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है ना, हम इसी को हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, हम इसी चीज़ को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में लिख के दिखाएंगे। अब देखिए क्या जादूगी होगा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, क्या होगा देख लेते हैं। प्रिंसिपल सेम टू सेम लिखाएगा, टाइम इनटू रेट बाय 100। डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंस सिर्फ एक सिंबल में यहाँ दिखाई दे रहा है, एक तरह का साइन या एक तरह का ऑपरेशन में हमें यहाँ सिर्फ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? मल्टीप्लिकेशन। ये भी इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेशन। में मैथ पता है, मैथ से हमें जानते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है। अब मैं बताऊँ, आप मानिए अब कोई पूछा आपसे कि अर्थ का जो है, अर्थ का शेप किस प्रकार का होता है, तो सबको आंसर देगा। अधिकतर स्टूडेंट क्या आंसर देगा कि सर नारंगी तरह का होता है, या बोल सकते सर्कल होता है सर। लेकिन आप अगर यही टर्म को यूज करते हैं ज्योग्राफी में तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? ज्योग्राफी एक नया सब्जेक्ट है, यानी कि ज्योग्राफी अलग है मैथ से भैया। तो ज्योग्राफी में अगर मैथ से अलग है तो इसी टर्म को ज्योग्राफी के टर्म से मतलब जोड़ना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो इसी तीर को क्या बोलेंगे? सर्कल को ही ज्योग्राफी के टर्म में क्या बोला जाता है? जियोइड बोला जाता है। एक तरह का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सर्कल को ही जियोइड बोले। जियोइड का मतलब ही होता है सर्कल, यानी जियोइड का मतलब सर्कल शेप में। यही सर्कल भी यूज कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी का टर्म एक तरह का ही देना था हमको, सर्कल मतलब कि अर्थ के शेप में, इसीलिए हमने जियोइड का यूज किया। उसी तरह यहाँ पर कंप्यूटर का एक टर्म यूज करना, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में से मैंने लिखा ना, कंप्यूटर के टर्म में लिखा ना, तो इसी चीज को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। इसको बोल देते हैं एस्टरिस्क। इसको क्या बोलते हैं? एस्टरिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टरिस्क। अब देखिए, यानी इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी देखिए ये जो आप देखे और ऊपर वाला देखे, ये सिमिलर है कि नहीं? कुछ सिमिलर है ना। देखिए यहाँ पर भी इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट यूज़ किए, प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा, टाइम को टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, रेट को रेट में लिखा, सिंबल को खाली मैंने थोड़ा सा चेंज किया, यानी इसको बोलते हैं ऑपरेशन को थोड़ा सा मैंने ऑपरेशन के सिंबल को चेंज किया। ऑपरेशन तो वही है, मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर, लेकिन मैंने सिंबल थोड़ा सा कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर दिया। ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये तरह का हाई लेवल लैंग्वेज की अगर मैं बात एग्जाम्पल लूँ, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर किस प्रकार की लैंग्वेज आएंगे, बहुत आसान है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप जो
जावा कर रहे हैं ना, हम लोग जो भी जावा का पढ़ने वाले हैं, जो जावा बेस हम लोग कर रहे हैं, तो जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी हो गया आपका, बेसिक हो गया, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड जिसको बोलते हैं, इसको आप कैपिटल में लिख ले तो अच्छा होगा, तो आपको पता रहेगा कि इसका जो है कोई फुल फॉर्म रहेगा। तो बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और मैंने आपको दूसरा चीज़ बताया था, वो दूसरा चीज़ क्या है? देखिए, दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया था कि ML क्या होता है पिछले वीडियो में। ML मतलब मशीन लैंग्वेज क्या होता है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप पहले वीडियोस देख लें, तब आप यहाँ पर आएँ। तब फिर भी मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। मशीन लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं, मशीन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज मीन्स जो ह्यूमन के समझ के पले, जो ह्यूमन को पल्ले पड़ने वाला लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज, इसीलिए मशीन लैंग्वेज यानी मशीन के पल्ले पड़ने वाला लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, यानी ऐसा लैंग्वेज जो कि मशीन समझ सके, उस प्रकार के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। और मशीन जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमने क्या जानते हैं, हमको लेटर पढ़ना पड़ता है ए से लेकर जेड तक, इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं ना। मशीन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ बोले तो 2 लेटर होता है, या दो बीट्स कहते हैं इसको हम लोग। कंप्यूटर के लैंग्वेज में 0 और 1, ये 2 ही बीट्स होते हैं, यानी इसी को हम लोग कहें तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या है ये क्या है? ये एक मशीन कोड है। इसी को क्या कहा जाता है? ये क्या है? एक मशीन कोड है। जिस प्रकार हमें ए से जेड तक के लेटर को अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में, उसी तरह मशीन कोड में सिर्फ होता है 0 और 1, उसी को हम लोग मशीन कोड कहते हैं। ये याद रखिएगा बात। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल के आया कि हम तो लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखा, लेकिन मशीन समझता है मशीन कोड में, यानी यहाँ पर बीच में एक ऐसा चीज़ होगा, यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जो क्या करता है, इस चीज़ को, जो चीज़ को हाई लेवल लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा कोई यहाँ पर बंदा है, यहाँ पर यानी कोई प्रोग्राम है जो ये काम कर रहा है। अब ये प्रोग्राम क्या है यहाँ पर जो ये काम कर रहा है, चलिए इसे देखते हैं। एक बीच में एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो क्या करेगा, इस प्रोग्राम को, यानी कि जो भी प्रोग्राम मैंने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में लिखा, या कोई जो हाई लेवल कोई भी प्रोग्राम को लिखा, कोई भी लैंग्वेज में लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मशीन क्या समझेगा, मशीन लैंग्वेज को करेगा। यानी कि मशीन क्या, यहाँ पर मान लेते हैं मशीन लैंग्वेज, ये है ह्यूमन, कोई भी यूज़र है, मान लेते हैं ये कोई भी यूज़र है, और ये कोई भी मशीन है, क्या मान लेते हैं, कोई भी ये क्या है, मशीन है। तो मशीन तो समझेगा भैया मशीन लेवल लैंग्वेज। हाँ, ह्यूमन समझ सकता है मशीन लैंग्वेज, लेकिन उसे बहुत से कोड याद करने पड़ेंगे, कीवर्ड याद करने पड़ेंगे कि इसके लिए क्या होता है, एम का क्या क्या होता है, तो बहुत इसमें झंझट है। यूज़र के लिए भी मशीन लैंग्वेज याद रखना, यूज़र के लिए क्या है, यूज़र फ्रेंडली हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन के लिए बोले तो मशीन का फ्रेंड कौन है, मशीन लेवल लैंग्वेज ओनली। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, मशीन को चाहिए मशीन लेवल लैंग्वेज उसे एक्सिक्यूट करने के लिए, है बात पक्का। अब इसके बीच में एक क्रिएट होगा, इसके बीच में एक प्रोग्राम क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर। इसके बीच में क्रिएट होगा एक ट्रांसलेटर, इसे ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक क्रिएट होगा ट्रांसलेटर प्रोग्राम, यानी यहाँ पर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम बनेगा जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम बनेगा वो क्या होगा, देखिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रांसलेटर है। देखिए मेनली ट्रांसलेटर होते हैं 2 टाइप के, यानी कि 2 प्रकार के ट्रांसलेटर हो सकते हैं। पहला होता है इंटरप्रीटर, हमने पिछले कई वीडियो में बात किया हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इंटरप्रीटर होता है, एक क्या होता है इंटरप्रीटर, दूसरा क्या होता है कंपाइलर। ये तो आप सुने हो, कंपाइलर तो सभी सुने हुए रहते हैं। इंटरप्रीटर को देखिए, दोनों का काम होता है लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करना, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करना मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन इंटरप्रीटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है किसी भी चीज़ को, लाइन बाय लाइन। यानी मैंने एक इंस्ट्रक्शन से अधिक इंस्ट्रक्शन मैंने लिख के रखे हैं, मानिए ये इंस्ट्रक्शन है, ये मैं सारे इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोग्रामिंग मैंने करके रखा है। अब ये क्या करेगा, पहले इसे पढ़ेगा 1 नंबर, फिर इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा 2 नंबर, फिर इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा 3 नंबर, फिर इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा 4 नंबर, तब जाके एक बार ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये पूरा प्रोग्राम है मेरे पास, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिख के रखे हैं। ये क्या करता है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन को एक साथ उठाया और ट्रांसलेट कर देता है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन को एक साथ उठाया और ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में। ठीक है, मशीन कोड में क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बन रहा है कि मशीन कोड में इसे ट्रांसलेट तो कर दिया,
अब मानिए यहाँ पर जो भी कोड होगा, यानी कि इंस्ट्रक्शंस होंगे, इसको कोड का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन निकले, आउटपुट जो दिया जा रहा है, इसे भी कोड का नाम कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है, यानी जो यूज़र इंस्ट्रक्शन लिखा है, यानी जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोग्रामिंग लिखा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा कोड कहेंगे? इसे कहा जाता है, दोस्तों याद रख सकते हैं आप, इसे कहा जाता है सोर्स कोड। इसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। और जो मशीन कोड में लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज में जो भी कन्वर्ट होता है, जो भी मशीन, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कोई भी चीज़ जो कन्वर्ट होके हुआ है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। याद होगा। देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है और ये इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा जो कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट होने वाला है, जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखा है उसे सोर्स कोड कहते हैं। जो मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इतना सा आपको याद रखना। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग समझेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। शायद आपको ये याद भी हो गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी किसे हम ऑब्जेक्ट कोड कह रहे हैं, यार किसे सोर्स कोड कह रहे हैं। चलिए समझते हैं कंपाइलेशन को। चलिए कोशिश करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस को समझने की। यानी कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन शब्द आता है कंपाइलेशन, कंपाइल करना। यानी कंपाइलेशन का क्या मतलब होता है? कंपाइलेशन का मतलब होता है कलेक्शन करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। ठीक है, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, किसी चीज़ को क्या करना? गेट टुगेदर करना, कंबाइन करना। यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करके ट्रांसलेट करना ही कंपाइलेशन कहलाता है। ठीक है, कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम सोर्स कोड। यानी कि कंपाइलेशन क्या करता है? सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के, इस प्रोसेस में सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, इतना सा बात तो एकदम आसान है। सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में, ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या और क्या है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, याद ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के लिए, चाहे वो विंडो हो, यूनिक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए का सोर्स कोड अगर कुछ है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हुआ है, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मेरे पास किसका है? विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए दोनों में क्या, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है इस प्रोसेस में। अब यहाँ पर विंडो, यानी कि विंडो मान्यता है विंडो कंपाइलर के द्वारा, यानी कि विंडोज में के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने क्या किया, किसी भी सोर्स कोड को, हम दिखा रहे हैं एससी को, यानी एससी मतलब सोर्स कोड समझिएगा, तो सोर्स कोड को हमने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में, ओसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमने सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में, इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट कोड है इसे हम रन करवाएं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये कतई नहीं होने वाला है, ये कतई नहीं होगा। यानी कि अगर हमको ये करना है कि इसको भी यही यहाँ पर वही इंस्ट्रक्शन अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में लगाना होगा, तो यहाँ भी हमको एक सोर्स कोड लाना होगा और उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होगा, तभी वहाँ पर प्रोग्राम एक्सिक्यूट होगा। कहने का मतलब क्या है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलेशन प्रोसेस अलग अलग होता है। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे विंडो के लिए यहाँ पर एक बार कंपाइल हो गया तो यहाँ पर भी चलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये जो है हर एक ऑपरेटिंग, यानी ओएस यहाँ पे विंडो का है, यहाँ पर यूनिक्स का, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात मैं और एक बता दूं, जैसे कि हमारे पास क्या है, इस प्रोसेस में क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आए तो मैं बता देता हूँ कि मानिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास सोर्स कोड है। ये क्या है, हो गया हमारा सोर्स कोड। ये सोर्स कोड है, यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम विंडो का क्या यहाँ क्या कर सकते हैं। चलिए हमने विंडो कंपाइलर को ऑन किया, यानी विंडोज़ कंपाइलर का हम उसको कॉल किए, विंडोज़ कंपाइलर को कॉल किए, तो विंडोज़ कंपाइलर यहाँ पर आया। ठीक है, तो विंडोज़ कंपाइलर यहाँ पर कंपाइल किया, इस जो कोड है इसको कंपाइल किया, यहाँ पर कंपाइल का प्रोसेस चल रहा है।
विंडोज़ कंपाइलर इसे कंपाइल किया, ये जो है इसे कंपाइल कर दिया, ठीक है, विंडोज़ कंपाइलर इसे कंपाइल किया। अब जो निकलेगा तो ये निकलेगा विंडोज़ लैंग्वेज, ये जो निकलेगा यहाँ पर विंडोज़ का मशीन लैंग्वेज निकलेगा, यानी ऐसा यहाँ पर मशीन लैंग्वेज निकलेगा जो कि विंडोज़ के समझ में आए। विंडोज़ के लिए मशीन यहाँ पर लैंग्वेज निकल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलेशन प्रोसेस अलग होने का क्या मतलब है कि यहाँ का प्रोग्राम वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए विंडोज़ का वहाँ पर कंपाइलेशन के लिए विंडोज़ कंपाइलर ऑन हुआ, विंडोज़ का कंपाइलर ऑन हुआ, तब जाके कंपाइल हुआ, जाके तब जो यहाँ पर कंपाइल होने के बाद जो ऑब्जेक्ट कोड निकला वो भी विंडोज़ मशीन ऑब्जेक्ट कोड निकला। इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होना, तो विंडोज़ मशीन लैंग्वेज कोड में ही कन्वर्ट हुआ, यानी ये विंडोज़ पर ही, यानी विंडोज़ मशीन पर ही रन करेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरी बात मैं बता दूँ आपको, तीसरी बात क्या है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, जावा की तो हम लोग एक जावा कहते हैं एक अलग ही कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, एक यूनिक कंपाइलेशन प्रोसेस, इसलिए मैंने आपको ये ट्रेडिशनल प्रोसेस कंपाइलेशन का प्रोसेस बताया, क्योंकि मैं आपको जावा समझाने जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने पहले इसे समझाने का कोशिश किया है। अब देखिए सी, अगर मानिए कि सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज क्या करेगा, हर एक हाई लेवल लैंग्वेज के पास अपना खुद का कंपाइलर होता है, ये याद रखना है आपको। हर एक हाई लेवल लैंग्वेज के पास, चाहे कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज क्यों ना हो, सबके पास एक अपना खुद का इंडिविजुअल, जिसको बोल सकते हैं खुद का एक कंपाइलर होता है, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज का एक सी कंपाइलर होगा जो कि कंपाइल करेगा, सी लैंग्वेज का सी कंपाइलर होगा, सबका अलग अलग कंपाइलर होता है जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस क्यों कहा जाता है, शुरू से यही मेथड से चला आ रहा है। ये मेथड चेंज कब होगा, जब हम जावा पढ़ेंगे। जावा का ये मेथड वो नहीं करता है एक्सेप्ट, जावा जो है ये मेथड एक्सेप्ट नहीं करता है कंपाइलेशन प्रोसेस का। जो यहाँ पर देखिए एक बार सोर्स कोड में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस यहाँ पर कंपाइलर प्रोसेस किया और ऑब्जेक्ट कोड में निकाल दिए, ये ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस, ये जो मेथड है एक बोल सकते हैं पहले से चला जाने वाला ये मेथड है। लेकिन जब हम लोग जावा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 स्टेप पर ख़त्म हो रहा है ना ये कंपाइल प्रोसेस, लेकिन वहाँ पर 3 स्टेप पर ख़त्म नहीं होगा, इसलिए यूनिक है जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस। इस वीडियो को आप एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए, लेकिन समझ जाइए इसको पहले, तब आपको समझ में आएगा जावा कंपाइलेशन प्रोसेस में आखिर होता क्या है दोस्तों। तो जावा कंपाइलेशन प्रोसेस को समझने के लिए पहले आपको इस प्रोसेस को समझना होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप हेल्पफुल है, अगर आपको लिए समझ में आ गया है, नॉलेजेबल है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जावा कंपाइलेशन प्रोसेस की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।